नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही का दौर शुरू होने वाला है। वैसे पाकिस्तान के अंदर तो लोग ये मानने लगे हैं कि सैन्य शासन तो शुरू हो भी चुका है, सिर्फ उसका ऐलान बाकी है। ये मुद्दा यूएन तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में क्या होगा ये अब सेना तय कर रही है। शहबाज शरीफ के मंत्री ही कह रहे हैं कि फैसले तो सेना चीफ मुनीर ले रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो चुका है? यानी अब इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। मुनीर जो इमरान को फांसी की सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही उसमें कामयाब हो जाएंगे। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान से जंग के नए बहाने तलाश रहे इजरायल और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के आतंकी हमले में हाथ होने के लगाए आरोप। उधर परमाणु संयंत्रों को लेकर आईएईए के बयान ने बढ़ाया तनाव। इजरायली पीएम नेतन्याहू को आईसीसी से झटका, जारी रहेगी गजा युद्ध की जांच। गिरफ्तारी से बचने के लिए नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जे का मोर्चा किया तेज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानों की लहर। एनसीपी नेता ने 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने की कही बात। पूर्व पीएम शेख हसीना ने जताई चिंता। और चलते चलते में देखेंगे बरमूडा ट्रायंगल में वैज्ञानिकों को मिली असली मिस्ट्री। धरती की गहराई में मिली 3 करोड़ साल पुरानी खोज ने चौंकाया। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और रूस सैन्य सहयोग को मिली मंजूरी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रीलोस समझौते पर किए हस्ताक्षर। आवाजाही और लॉजिस्टिक्स होगी आसान। जॉर्डन दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास सामान। क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला खुद ड्राइव कर म्यूजियम ले गए। दोनों देशों के बीच हुए 5 अहम समझौते। यूक्रेन ने छोड़ी नाटो की दावेदारी। वैकल्पिक सुरक्षा गारंटी की कही बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले रूस यूक्रेन शांति समझौता पहले से कहीं ज्यादा करीब। बीबीसी से 10 अरब हर्जाना वसूलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एडिटेड स्पीच दिखाने पर कोर्ट में किया मानहानि का दावा। बीबीसी पहले ही मांग चुका है माफी। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है? एक बार फिर पाकिस्तान पर सेना का नियंत्रण हो गया है। सेना की सरकार आ गई है। सेना तय कर रही है कि पाकिस्तान में अब कैसे क्या चलेगा। कोर्ट का आदेश मानना है या कूड़ेदान में डालना है, यह सेना को तय करना है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का मामला ही देख लीजिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को यह आदेश दिया है कि इमरान की बहन हर मंगलवार को जेल में इमरान से मुलाकात कर सकती है, लेकिन सेना ने यह साफ कह दिया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हो भी वही रहा है जो सेना की इच्छा है। हाईकोर्ट का आदेश कूड़ेदान में है और हाईकोर्ट उसका आदेश नहीं मानने वाली सेना और जेल प्रशासन को इसे लेकर नोटिस भेजने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। इस वक्त इमरान जेल में है और इमरान की बहन अपने भाई से मिलने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। इमरान खान का मामला अब यूएन तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति के लिए नेतृत्व विषय पर एक खुली बहस हुई और इसमें भारत ने इमरान खान का मुद्दा उठा दिया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि पाकिस्तान के पास अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। वो एक प्रधानमंत्री को जेल में डाल देता है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल पर बैन लगा देता है और अपने सशस्त्र बलों को 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्ता पलट करने की इजाजत देता है और अपने रक्षा बलों के प्रमुख को आजीवन इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी का मतलब है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख और रक्षा बलों के प्रमुख असीम मुनीर को आजीवन उनके कामों के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। उन्हें कोई सजा नहीं मिल सकती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुनीर को पाकिस्तान में कुछ भी करने की छूट है, यहां तक कि वो पाकिस्तान के संविधान को भी सस्पेंड कर आसानी से बच निकल सकते हैं। जिस मामले में पाकिस्तान की कोर्ट ने पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुना दी थी, उस मामले में मुनीर पर केस तक नहीं चल पाएगा। वो बात अलग है कि मुशर्रफ को भी सजा नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो पाकिस्तान में ही नहीं थे, लेकिन मुनीर संविधान को अगर सस्पेंड कर देते हैं तो कोर्ट उनका कुछ नहीं कर पाएगा। मुनीर ने अपना भविष्य पहले ही सुरक्षित कर लिया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को इस तरह की कोई इम्यूनिटी नहीं मिली है और यही कारण है कि इमरान खान अभी जेल में है और लंबे समय से उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर को असीम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा, जिसे बाद में 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ सीडीएफ और सीओएएस दोनों पद संभालेंगे। सीडीएफ का पद मिलते ही उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई, यानी वे देश के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं।
और इससे पहले मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल का पद भी सौंपा गया था। यानी मुनीर अब सरकार से भी बड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो यह बात खुलकर कबूल करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को मुनीर चला रहे हैं। यह पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल है। तो वहीं बात इमरान खान की करें तो वो 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं। उन पर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। अधिकांश मामलों में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन उन पर सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे आरोप भी लगाए गए। खबर यह भी आ रही है कि इमरान पर सैन्य अदालत में देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है, जिससे उन्हें आसानी से मौत की सजा दिलाई जा सके। क्योंकि असीम मुनीर को इस बात का एहसास है कि इमरान अगर जेल से बाहर आए तो वो सत्ता में भी वापसी कर लेंगे और उसके बाद मुनीर की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए इमरान को खत्म करने की साजिश हो रही है। लेकिन अब यह मामला यूएन तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान धीरे धीरे कर पूरी तरह से सैन्य तानाशाही की तरफ फिर बढ़ रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल और ईरान के टकराव की। तो इस बार टकराव का बड़ा कारण बन रहा है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुआ आतंकी हमला। इसे लेकर भले ही दुनिया अलग अलग दावे कर रही हो, लेकिन इजरायल का मीडिया इसके पीछे ईरान का हाथ मान रहा है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया कि मोसाद ने हमले से करीब 1 महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों को हमले की चेतावनी दी थी, जिसमें बताया गया था कि ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया में यहूदी ठिकानों पर हमले की योजना बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ईरानी आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया ने नष्ट कर दिया था। इसके अलावा इजरायल के कई अखबारों ने भी इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की आशंका जाहिर की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आतंकियों के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ते बताए जा रहे हैं, लेकिन इजरायल पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहा। वो सिर्फ ईरान को ही इस हमले के पीछे दोषी मान रहा है। खबर यह भी आ रही है कि ईरान पर जो आरोप इजरायल की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो सब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर हमला करने का अब कोई नया कारण तलाशा जा रहा है। दरअसल एक तरफ इजरायल सिडनी में यहूदियों पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहा है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने अपने अधिकांश परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की फिर से इजाजत दे दी है, लेकिन उन परमाणु संयंत्रों की जांच करने से रोक दिया है जहां जून में हुई जंग के दौरान इजरायल और अमेरिका की तरफ से हमले किए गए थे। ग्रॉसी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हालात सामान्य होने के बाद निरीक्षक कुछ परमाणु संयंत्रों की जांच के लिए पहुंचे, लेकिन जिन परमाणु ठिकानों पर जून में हुई जंग के समय अमेरिका ने हमले किए और इस हमले में परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ था, वहां हम अब भी नहीं पहुंच पाए हैं। हमें उन्हीं ठिकानों पर जाने दिया गया है जिन पर हमला नहीं हुआ। नतांज, इस्फहान और फोर्दो तक पहुंचना और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि इन ठिकानों पर काफी मात्रा में परमाणु सामग्री और उपकरण मौजूद हैं। ग्रॉसी का यह बयान और ऑस्ट्रेलिया में हुए यहूदी समुदाय पर हमले को लेकर इजरायल के ईरान पर आरोप, अगर दोनों को ही जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, और अब जिस तरह से IAEA चीफ का बयान आया है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जल्दी ही अमेरिका और इजरायल जंग की शुरुआत कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नेतन्याहू को ICC से मिले झटके की। तो गजा में इजरायली सेना के अभियान को लेकर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू मुश्किल में नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने गिरफ्तारी वारंट पहले से जारी किया हुआ है। गजा में मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप के तहत नेतन्याहू कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और इससे बचने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनका कोई भी दांव काम नहीं आ रहा। और अब उन्हें ICC से भी झटका मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने गजा युद्ध की जांच रोकने की अपील की थी। यानी अब कोर्ट की फलस्तीन जांच जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल इजरायल हेग में स्थित ICC के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता, और उसने गजा में युद्ध अपराध करने से बार बार इनकार किया है। इसलिए अब तक नेतन्याहू की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जब तक ये वारंट जारी है, नेतन्याहू पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराता रहेगा। और यही नहीं, उनके खिलाफ अपने ही देश में कई मुकदमे चल रहे हैं। कथित भ्रष्टाचार के मामले में तो उन्हें 12 साल की सजा भी हो सकती है, जिसके खिलाफ नेतन्याहू ने इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से माफी की भी मांग की। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी पैरवी की, लेकिन नेतन्याहू को वहां भी क्षमादान नहीं मिला। राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुना देता, मेरा माफी देने का अधिकार नहीं है। वहीं विपक्षी दलों का कहना था कि नेतन्याहू ने माफी की मांग कर यह कबूल कर लिया है कि उन्होंने जुर्म किया है,
जिससे अपने ही देश में नेतन्याहू बुरी तरह घिरते दिखाई दिए। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री को डर है कि जब तक वो सत्ता में है तभी तक वो सुरक्षित है। जैसे ही कुर्सी गई, इन सभी मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ेगा और यही वजह है कि नेतन्याहू गजा में जंग खत्म नहीं करना चाहते। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद इजरायली सेना बार बार वहां हमले कर रही है, सीज फायर तोड़ रही है, लेकिन अब गजा में युद्ध खत्म करने के लिए नेतन्याहू पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेतन्याहू बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उन्होंने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में माफी की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी मोर्चा मजबूत कर लिया है। गजा के बाद अब फलस्तीन शासित वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना अपना कब्जा जमाने में जुटी हुई है। इजरायली मंत्रिमंडल ने वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर विस्तार करते हुए 19 बस्ती चौकियों को मंजूरी दे दी है। यानी इजरायल की पूरी कोशिश है कि अगर गजा में युद्ध पूरी तरह खत्म हो भी जाता है तो वेस्ट बैंक में संघर्ष का मोर्चा खुला रहेगा, जिससे नेतन्याहू की कुर्सी सलामत रहेगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश आज के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आजाद होकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में भारत का अहम योगदान रहा है। यह भी कह सकते हैं कि भारत ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, जिसे बांग्लादेश ने भी हमेशा सराहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में भीषण युद्ध छिड़ा था और इसमें मिली जीत का जश्न मनाते हुए भारत भी 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन अब शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तो भारत से भी बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश की तरफ से लगातार भारत विरोधी बयान सामने आ रहे हैं। बीएनपी नेता ने तो इस लिबरेशन वॉर में भारत की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीएनपी नेता और एडवोकेट अबू अल यूसुफ खान टिपू ने शहीद बुद्धिजीवी दिवस के मौके पर कहा कि 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली बुद्धिजीवियों की सामूहिक रूप से जान नहीं ली थी, बल्कि एक पड़ोसी देश की सेना ने ली थी। साफ है, उनका इशारा भारत की तरफ था। हालांकि उनकी इन टिप्पणियों की काफी निंदा हुई और बीएनपी ने भी इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन भारत विरोधी बयानबाजी यही नहीं थमी, बल्कि एनसीपी नेता ने तो भारत से पूर्वोत्तर को अलग करने की ही धमकी दे दी है। पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध के प्रमुख सूत्रधारों में रहे एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की किसी भी कोशिश का जवाब भारत के 7 सिस्टर्स को अलग थलग करके दिया जाएगा। ये बयान भारत और बांग्लादेश में पहले से जारी तनाव को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस पर शेख हसीना ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अवामी लीग के नेतृत्व में 9 महीने तक चले संघर्ष के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को बड़े बलिदानों के साथ जीत मिली थी और पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जीत के गौरव के साथ आज दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि 1971 की हारी हुई ताकतें एक बार फिर उठ खड़ी हुई हैं। भेदभाव विरोधी आंदोलन की आड़ में लोगों को धोखा दिया गया, योजनाबद्ध हिंसा फैलाई गई और अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया गया। लगातार आते इन बयानों से भारत और बांग्लादेश में दूरियां और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की। तो बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गायब होते जहाज और कई तरह की रहस्यमयी घटनाएं सामने आने लगती हैं। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वो बेहद चौंकाने वाला है। बरमूडा आइलैंड के ठीक नीचे धरती की गहराई में एक ऐसी 20 किलोमीटर मोटी चट्टान की परत मिली है जिसने दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट के होश उड़ा दिए। आमतौर पर धरती की बनावट एक ओवल शेप की है, ऊपर ओशियनिक क्रस्ट और उसके नीचे सीधे मैंटल शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर विलियम फ्रेजर और जेफरी पार्क ने जब भूकंपीय तरंगों यानी सिस्मिक वेव्स के जरिए धरती के 50 किलोमीटर नीचे झांका तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। बरमूडा की क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक सीक्रेट लेयर फंसी हुई है। जी हां, दरअसल ये परत इतनी मोटी है कि पूरी दुनिया में अब तक ऐसी संरचना कहीं और नहीं देखी गई। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बरमूडा में ज्वालामुखी 3 करोड़ साल पहले ही शांत हो चुके थे। नियम के मुताबिक ज्वालामुखी शांत होने के बाद द्वीप को समुद्र में धंस जाना चाहिए, लेकिन बरमूडा आज भी वही है। जियोलॉजिस्ट सारा मज्जा का मानना है कि इस रहस्य के तार 900 से 300 मिलियन साल पहले से जुड़े हुए हैं, जब दुनिया के सारे महाद्वीप एक साथ थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जब पैंजिया टूटा और अटलांटिक महासागर बना तो शायद मैंटल की गहराई से कार्बन युक्त चट्टानें ऊपर आ गई और वहीं फंस गई। यही एक्स्ट्रा लेयर आज बरमूडा को महासागर के ऊपर उठाए हुए है। बरमूडा सिर्फ सतह पर ही रहस्यमय नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें भी उतनी ही अनोखी है।
ये खोज हमें बताती है कि हम अपनी धरती के बारे में आज भी कितना कम जानते हैं, यानी वैज्ञानिकों के लिए आज भी कितना कुछ है नई खोज के लिए। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।